आतंकी संगठनों, उनके आकाओं ने जो हैवानियत दिखाई है, उसका पूरा हिसाब किया जाएगा। जिस रास्ते पर वो चले हैं, वो तबाही देखते चले हैं। हम छेड़ते नहीं हैं, लेकिन किसी ने अगर छेड़ा तो हम उसे छोड़ते भी नहीं। मुंह तोड़ जवाब दें। Pakistan rightly understands that the role of this court is not a court of appeal from domestic reform proceedings. अब बातों का समय निकल चुका है। अब सारी दुनिया को आतंकवाद और उसके समर्थकों के विरुद्ध एकजुट होकर ठोस कदम उठाने की आवश्यकता है। हमारे सेना और सुरक्षा के जवानों का मनोबल इस समय ऊंचा है और आप देख रहे हैं कि वह आतंकवादियों को न्यूट्रलाइज करने में कामयाबी हासिल कर रहे हैं। सभी मोर्चों पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने एक मजबूत नीति के साथ जवाब देने की शुरुआत भी की है और सफलता भी प्राप्त की। धमकी जिहाद के नारों से, हथियारों से कश्मीर कभी हथिया लोगे ये मत समझो। कश्मीर पर भारत का सिर कभी झुका लोगे ये मत समझो। जी हाँ, 5 दिन में हमने 45 जवानों ने शहादत दी है। और जल्दी से मैं आपको बिना समय गवाए हम जो सवाल अपने इस बहस में उठाने वाले हैं, तमाम एक्सपर्ट्स हमारे साथ, और इसे एक तरीके का स्ट्रेटेजी रूम आप कह सकते हैं, सभी एक्सपर्ट्स हमारे साथ हैं। सिलसिलेवार तरीके से आपको बता देती हूँ वो कौन से सवाल जो हम अब उठाने वाले हैं हमारे एक्सपर्ट्स के साथ। पहला सवाल सीधा सा, क्या अब युद्ध के बिना पाकिस्तान नहीं मानेगा? सवाल यह भी है, वैचारिक आतंकवाद फैलाने वालों पर एक्शन कब लेंगे हम? सवाल यह भी उठता है कि आतंकियों को पालने की जगह मारने की नीति क्यों नहीं? लोगों की तकलीफ क्यों हो जाती है जब मारने की बात होती है? और पाकिस्तान को आतंकिस्तान होने की सजा कब मिलेगी? ये सवाल सिर्फ हिंदुस्तानी नहीं पूछ रहा है, दुनिया पूछ रही है, क्योंकि टेरर का एक्सपोर्टर पाकिस्तान से बड़ा कोई दुनिया में है नहीं। साथ ही सवाल यह भी है, आतंक के खिलाफ अभियान पर पत्थरबाजी क्यों? कई खास मेहमान है, जल्दी से आपको बता देती हूँ। अमन सिन्हा साहब बीजेपी से, विकास गुप्ता पॉलिटिकल एनालिस्ट, एमएस बिट्टा साहब चेयरमैन ऑल इंडिया एंटी टेररिस्ट फ्रंट, अचल मल्होत्रा साहब फॉर्मर डिप्लोमैट, कर्नल रिटायर्ड तेज टिक्कू साहब डिफेंस एक्सपर्ट हमारे साथ, एयर मार्शल रिटायर्ड अनिल चोपड़ा साहब रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर, और साथ ही कॉमोडोर रिटायर्ड जीजे सिंह साहब डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर। तो हमने इस बात का पूरा ध्यान रखा है कि जल, थल और वायु सेना तीनों के एक्सपर्ट्स हमारे साथ मौजूद हों और हमें बता सके क्या विकल्प इंडिया के पास है। बिट्टा साहब सीधा आपके पास आ रही हूँ, क्या पाकिस्तान युद्ध के बिना मानेगा? नहीं सर। अब कैसे कह सकते हैं युद्ध कर दो? अपने राष्ट्र के अंदर पहले अपनी सुरक्षा व्यवस्था उनको हम मजबूत करें, फिर युद्ध की तरफ चले जाओ। कश्मीर हमारा है, हमारा ही रहेगा। कश्मीर के अंदर 370 धारा हटाए ना, कितने वर्ष हो गए? 370 धारा हटाते नहीं, पत्थरबाजों को ठीक करते नहीं, तो करने चले बात युद्ध की। पहले कश्मीर हमारा है, पूरी फोर्सेस वहां भेजो और इनको वहां पे ठीक करो। हम 45 जवान शहीद होते हैं, उसकी तो चर्चा होती नहीं है कि होता जवान शहीद हो गए, जवान शहीद हो गए। अरे हुए क्यों? हमारी क्या कमियां थी? इसमें मैं सरकार को गलत नहीं ठहराऊंगा। जो भी जिम्मेदार लोग थे जिन्होंने इतना लंबा काफिला भेजा, 45 के बाद फिर मेजर, फिर आज हम कहते 3 आतंकवादी मार दिए। अरे बड़ी बड़ी कामयाबी कर ली, 3 के साथ 2 हमने गवा भी लिए, बाकी जख्मियां वाए। क्या मजाक है? युद्ध कर दो। कौन सा युद्ध कर दो? पहले घर के अंदर जो कर सकते हैं इन बदमाशों को वहां पे ठीक करो, इनका इलाज करो, फिर उसके बाद अगली बात करें ना। युद्ध कर दो। युद्ध में क्या होगा? युद्ध में इधर नुकसान कितना होगा? कभी देखा? पहला नुकसान
जवान तो हम जेल नहीं पा रहे, 45 जवानों का हम जेल नहीं पा रहे। हर हिंदुस्तान के बच्चे बड़े, हर व्यक्ति की आंखों में आंसू है, हमारे हो या ना हो पॉलिटिशियनों के, पर हर व्यक्ति की आंखों में आंसू है। युद्ध कर दो, मैं इससे सहमत नहीं हूं। पहले घर के अंदर, कश्मीर के अंदर, पंजाब की तरह, जैसे पंजाब के अंदर हमने आतंकवाद सही किया, गोली का जवाब गोली दिया, तो कश्मीर में गोली का जवाब गोली दिया जा रहा है, पर इनके खिलाफ कार्रवाई पूरी की जाए, फिर उसके बाद युद्ध की बात हो। अमन सिन्हा साहब, आपने सुन लिया, बिट्टा साहब ने कई बातें यहां पर उठाई। उन्होंने कहा जो घर में लोग मौजूद हैं उनके खिलाफ एक्शन कब, क्योंकि ये लड़ाई उन पर एक्शन के बिना जीती नहीं जा सकती। सर नहीं अदिति जी, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि जो आतंकवादी अपने बिल में छिपे थे, भारत सरकार ने कहा था, स्वयं प्रधानमंत्री जी ने भी कहा था कि कहीं पे भी छिपे हों उनको निकाल के और उनको न्यूट्रलाइज किया जाएगा। और गाजी और कामरान, जो दो पुलवामा में जो लोग इन्वॉल्व थे, जो दोनों आतंकवादी, उनका खात्मा हो गया, ये एक संतोष की बात है। और जहां तक टेररिस्ट की बात बाकी आती है, मैं आपको ये जरूर ध्यान दिलाना चाहूंगा अदिति जी कि अगर सबसे ज्यादा आतंकवादियों का न्यूट्रलाइजेशन, खात्मा अगर किसी 5 साल के कार्यकाल के दौरान हुआ है तो वो यही भारतीय जनता पार्टी की, या जो पिछले 5 वर्ष गए हैं उसी में सबसे ज्यादा टेररिस्ट को न्यूट्रलाइज किया गया है। और जैसा मैंने कहा कि अभी ये इनकाउंटर तो खत्म हुआ है, पर आगे और भी कई एक्शंस हैं। भारत सरकार ने अपनी तरफ से अपनी आर्मी को, अपनी डिफेंस फोर्सेस को पूरा का पूरा जो है ऑटोनॉमी, इंडिपेंडेंस दिया हुआ है कि वो कैसा एक्शन हो, कहां पे एक्शन हो, किस तरीके से उसकी मोडालिटीज हो, वो लोग डिसाइड करेंगे, वो बेहतर जानते हैं इसको। पर आप देख रहे हैं कि जो पॉलिटिकल विल है वो पूरी तरीके से अपनी डिफेंस फोर्सेस के साथ है। पूरा देश अपनी फोर्सेस के साथ खड़ा है और हमें उनमें पूरा भरोसा है। सर, तो जो तमाम एक्सपर्ट्स मेरे साथ मौजूद हैं सर, वो कह रहे थे इसमें सियासत लाने की क्या जरूरत है, ये तो भारत का रिस्पॉन्स है और अर्थमेटिक क्यों लेकर आ रहे हैं आप सर। खैर, कुल मिलाकर कर्नल टिक्कू, अभी तक जो एक्शन देखने को मिला है, इसे आप लिमिटेड वॉरफेयर भी कह लीजिए, और जब मैं युद्ध की बात करती हूँ तो मैं आतंक के खिलाफ युद्ध की बात करती हूँ बिट्टा साहब। लेकिन कर्नल टिक्कू, जितनी लड़ाई अभी तक देखने को मिली है, जो एक्शन देखने को मिला है, संतुष्ट हैं आप उससे? देखिए, पता नहीं उनको कहां से इंफॉर्मेशन मिली है कि ये एनकाउंटर खत्म हुआ है। ये एनकाउंटर खत्म नहीं हुआ है। अब्दुल रशीद गाजी पूरे विश्व के अंदर, खासकर नेटो फोर्सेस के सबसे टॉप लिस्ट में था, क्योंकि उसने अफगानिस्तान में आईडीयूज का इस्तेमाल करके और सिखा करके नेटो फोर्सेस पर बहुत तबाही करी है। फिर वो नॉर्थ वजीरिस्तान आ गया, खैबर पख्तूनख्वा आ गया, और फिर उसको कश्मीर भेजा गया क्योंकि जैश मोहम्मद के 2 भतीजे वहाँ त्राल में मारे गए थे। मैं ये बताना चाहता हूँ, जब अब्दुल रशीद गाजी और कामरान इस एनकाउंटर में शामिल हुए, उनकी आइडेंटिफिकेशन हो गई, वो अकेला नहीं था, उसके साथ कई और हो गए। इसलिए ये एनकाउंटर, पता नहीं इनको इन्फॉर्मेशन किसने दी कि एनकाउंटर खत्म हुआ। हमारे एक डीआईजी को भी गोली लगी है, एक ब्रिगेडियर को भी गोली लगी है, और एनकाउंटर आज एनकाउंटर तो अभी कॉल ऑफ करने का मतलब ही नहीं है, क्योंकि शाम हो गई और शाम को आप एनकाउंटर नहीं कॉल ऑफ करते, आपको दिन में कॉल ऑफ करना होता है, ताकि, और ये एनकाउंटर मैं आपको बताता हूं, ये एनकाउंटर और आगे चलेगा क्योंकि गाजी कई और आदमियों के साथ वहां होगा। मैं एक और बात कहना चाहता हूं, ये हमारी इच्छा शक्ति की कमी है। इस गांव के अंदर 150 मकान है। अगर किसी और देश के सामने ये चुनौती होती, वो अपने ब्रिगेडियर, अपने लेफ्टिनेंट कर्नल, अपने डीआईजी और अपने मेजर और अपने जवानों को शहीद नहीं होने देते, उन्होंने इस विलेज को उड़ा दिया होता। और हम छोटा छोटा ऑपरेशन, क्योंकि हमारे पास वो ताकत है ही नहीं फौज के पास, इस विलेज को उड़ा दो, क्योंकि जितना भी वहां पर असला जमा हुआ है, जितने भी वहां पर लोग हैं, जो आईडी का सामान है वहां पर, वो गाजी के एक का काम नहीं है, ना वो आदिल का काम था, पूरा गांव का गांव उसमें शामिल है। तो मैं चाहता हूं कि हम ऐसे प्रकार का युद्ध जो हम प्रॉक्सी वॉर में भी लड़ रहे हैं, इसका रूपरेखा हमें बदली करनी चाहिए। हमारे जवान वहां पर मरने के लिए नहीं है। बिल्कुल, हम इस वक्त लड़ाई, अनिल चोपड़ा साहब, अपने घर में लड़ रहे हैं, जबकि ये लड़ाई हमें दुश्मन के घर पर लड़नी चाहिए। देखिए, इसमें कोई शक नहीं है कि हद क्रॉस हो चुकी है। प्रधानमंत्री जी ने अभी कहा कि अब बातों का समय नहीं रहा है। 2 तरह की लड़ाई है, एक तो हमारे देश के अंदर ही, मगर वो जो अंदर भी लड़ाई हम लड़ रहे हैं उनको सपोर्ट अक्रॉस द बॉर्डर से हो रहा है।
आप जानते हैं कि लास्ट 10 दिन के अंदर ईरान, अफगानिस्तान और इंडिया में बम विस्फोट हुए, कितनी जानें चली गई। तो क्या क्या अप्रोच होनी चाहिए? एज अ मिलिट्री मैन मैं ये नहीं कह रहा कि कल ही जंग शुरू कर दो, मगर जो भी हम करें ऐसे होना चाहिए जिससे सांप भी मरे और लाठी ना टूटे। देखिए, दो तरह की अप्रोच चाहिए। एक तो जो इंटरनल है, हमारे को थोड़ा इंटेलिजेंस में इंप्रूवमेंट चाहिए। दूसरा है जो हमको रिस्पांस देना है टेररिस्ट के लिए, वो और स्ट्रांगर होगा। और हमारे को ये देखना है कि इतने स्ट्रांग रिस्पांस के अंदर कुछ और लोगों की भी हत्या हो सकती है। देखिए, आज स्टोन पेल्टर्स आ गए हैं। अगर स्टोन पेल्टर्स वो ऑपरेशन में बाधा डाल रहे हैं हमारे ऑपरेशन में, तो उसके लिए कुछ एक्शन सेना को लेना ही पड़ेगा। दूसरी बात है कि जो सपोर्ट इनको पाकिस्तान से मिल रहा है, उस सपोर्ट के लिए आज तक हम एक वीक नेशन नजर आए हैं। देखिए, मुंबई ब्लास्ट के बाद, कारगिल में पार्लियामेंट अटैक के बाद में जो भी हमने किया, दैट रिस्पांस वो इनएडिक्वेट था। दुनिया को ये लगता है कि खास करके पाकिस्तान को कि ये टेररिज्म चलती रहेगी और हम उसका खास रिस्पांस नहीं देंगे और भारत के देशवासी इसको भूलते जाएंगे। मेरे को लगता है कि वो समय अब निकल चुका है और हमारे को स्ट्रांग एक्शन दोनों जगह लेना है। एक इंटरनल सिक्योरिटी के लिए, जैसे अभी बता रहे थे एक दूसरे पैनलिस्ट, वी कैन नॉट हैव कि हमारे एक ब्रिगेडियर और डीआईजी लेवल के ऑफिसर पे गोली लग रही है और हम उसका रिस्पांस इतना माइल्ड नहीं कर सकते। हमें तो खुशी है कि रिस्पांस आ रहे हैं और आने वाले दिनों में एनकाउंटर और सॉलिड होंगे। जी जय सिंह साहब, अभी तक जो एक्शन आपने देखा है, स्पेशली जब से ये ऑपरेशन शुरू हुआ है, कितना संतुष्ट हैं आप उससे? सही दिशा में जा रहा है भारत? देखिए, दिशा ठीक है, मगर इससे हमें अभी और करना पड़ेगा, क्योंकि ये जो हमारी आतंकवाद है कश्मीर के अंदर, ये साइक्लिक है, आता है जाता है, आता है जाता है। हमें ये देखना पड़ेगा कि इसको ऑक्सीजन कौन देता है, इसका केंद्र बिंदु कहाँ पे है, इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ पे है। वो कश्मीर के अंदर नहीं है, वो कश्मीर के बाहर दूसरे पीओके के अंदर है, जहाँ पाकिस्तान के अंदर है, जहाँ पे ये आतंकवादियों को तैयार किया जाता है, वेपनाइज किया जाता है, उनकी इंडोक्ट्रिनेशन की जाती है, ब्रेन वॉशिंग की जाती है, मोटिवेशन किया, पाठ पढ़ाया जाता है, जहाँ पे जाके उनको अपने आपको आत्मघाती बम कैसे बनाना है, उसको साइक कैसे किया जाता है, उनकी जो अंदर की रूह है उसको कहाँ। तो जब तक हम ये लड़ाई, जैसे आप कह रहे थे, उस केंद्र बिंदु पे वहां पे नहीं लेके जाते, इसका कभी खात्मा नहीं होगा। तो अभी और करना बहुत बाकी है। हमें एस्केलेशन लैडर के ऊपर जाना पड़ेगा और इसके साथ जो रिस्क बढ़ा हुआ है युद्ध का, जैसे आप बात कर रही थी, ठीक सर, मैं आपसे वो युद्ध का रिस्क लेना पड़ेगा। अगर आप इसको यहाँ पर मैं अचल मल्होत्रा जी को ले आती हूँ सर, एक प्रतिक्रिया सभी एक्सपर्ट्स की। अचल मल्होत्रा साहब, हमने देखा इंडिया ने डिप्लोमेटिकली, रणनीतिक आधार पर, कूटनीतिक आधार पर, वो तमाम चीजें मैं यहाँ पर डिस्कस करी, लेकिन कूटनीतिक आधार पर MFN स्टेटस आपने वापस ले लिया, 200% एक्सपोर्ट ड्यूटी आपने लगा दिया, आपने सारे एम्बेसीज को बुलाया, डिस्कशंस हुए, बहुत कुछ हुआ है बीते दिनों में। डिप्लोमेटिकली इंडिया और क्या कर सकता था या कर सकता है? देखिए, जहां तक डिप्लोमेसी का सवाल है, वो आज या कल से शुरू नहीं हुई। हमारा पाकिस्तान को लेकर डिप्लोमेटिक ऑफेंसिव जो है काफी समय से चल रहा है। अब इत्तेफाक की बात यह है कि अनलाइक मिलिट्री एक्शन, जो डिप्लोमेसी है उसकी जो विजिबिलिटी और टेंजिबिलिटी है वो इतनी ज़्यादा नहीं होती, आम आदमी को पता नहीं लगता। अब आप देखिए, धीरे धीरे कोशिश करी हमने, कम से कम साउथ एशिया रीजन में हमने पाकिस्तान को आइसोलेट किया। 7 प्रोसेसेस बंद हो गई, चलो वो अलग बात है, उसका फायदा है या नुकसान है, लेकिन साग समेत इस्लामाबाद में हम नहीं होने दे रहे, हमने उसे बायकाट किया। हमारे पूरी सपोर्ट मिली अफगानिस्तान, बांग्लादेश और दूसरी तीसरी जगह से। अब जहाँ तक आतंकवाद का सवाल है, हमने आतंकवाद के खिलाफ एक माहौल बनाने में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन दिया, बिल्कुल किया। और चूंकि हम सफरर हैं, विक्टिम हैं, तो लोग हमारे साथ सिंपैथाइज भी करते हैं, बट थिंग्स मूव वेरी स्लोली अनफॉर्चुनेटली। सालों साल हो गए, हमने UN में एक ड्राफ्ट कन्वेंशन अगेंस्ट इंटरनेशनल टेररिज्म डाली थी, और अफसोस की बात यह है कि इतने सालों के बाद जो 200 देश हैं यूनाइटेड नेशंस के, वो हम टेररिज्म की डेफिनेशन के ऊपर भी हमारा अभी तक कंसेंसस बिल्कुल सही बात है। ये और बात सबसे बड़ी एक और मैं आपको लिमिटेशन बताता हूँ,
अमेरिका हमारे साथ, पूरी दुनिया इस बात पे एक साथ है कि आतंकवाद के खिलाफ हमें लड़ाई लड़नी, लेकिन हर कोई अपनी सहूलियत से लड़ता है, कन्वीनियंस के हिसाब से। अब यूएसए है, उसे तालिबान से मुसीबत है। इंडिया सेंट्रिक जो आतंकवाद है, चाहे वो लश्कर तैयबा है, चाहे वो आपका जैश ए मोहम्मद है, वहाँ सेलेक्टिव अप्रोच हो जाती है। तो डिप्लोमेसी की एक थोड़ी लिमिटेशंस होती है, उस लिमिटेशंस में रह के हम काफी काम कर रहे हैं। और आपकी चर्चा में मैं दूसरे विषय, दूसरे टॉपिक्स पे भी बोलूंगा। और अपने दर्शकों को एक बार फिर से बता दें, इस समय जो आप तस्वीरें देख रहे हैं, ये पुलवामा में जो इनकाउंटर चल रहा था उसी के बाद की तस्वीरें, ये लाइव तस्वीरें नहीं है। हम इस पूरे मामले की सेंसिटिविटी को समझते हैं, बहुत रिस्पॉन्सिबल रिपोर्टिंग और तस्वीरें हमने आपको बहुत रिस्पॉन्सिबल तरीके से दिखाई है। विकास गुप्ता जी, देश मातम मनाता है, गमगीन है। कैप्टन अमरिंदर एक बहुत ओजस्वी भाषण देते हैं, चैलेंज करते हैं पाक आर्मी चीफ को, और नवजोत सिंह सिद्धू फिर शांति के कबूतर उड़ाते हैं। हाँ, जब ऐसे लोग घर में बैठे होंगे तो बाहर के दुश्मन की जरूरत नहीं है, और तमाम एक्सपर्ट्स लगातार उसी को लेकर बात कर रहे हैं। सिद्धू जी का जवाब तो सिद्धू जी ही देंगे। मैंने आपके शो पे जब बृहस्पतिवार को ये जब ये बात उठी थी पुलवामा की, तब मैंने आपको पहले समय ही कहा था कि देश की जनता आर्म फोर्सेस के साथ और देश की सरकार के साथ खड़ी है, इररिस्पेक्टिव ऑफ द पार्टीज। देखिए, पर आपको ये नहीं, जनता भी खड़ी हुई है, और नहीं, देश के हर नागरिक और हर पॉलिटिकल पार्टी देश की आर्म फोर्सेस के साथ और सरकार के साथ प्रतिबद्ध है। ठीक है, जनता क्या सोचती है? ठीक, निर्णायक जो डिसीजन लेना है वो सरकार को लेना, और उस सरकार के निर्णय के साथ सर आप लोग खड़े तो होइए, एक सुर में बोलिए तो सही। जनता एक सुर में बोलती है, सियासत क्यों आ जाती है? सेना पर सियासत नहीं, कैसे? आप अगर टेररिज्म पर सियासत कैसे? सर सुनिए, आप लोगों को सुनना चाहिए। हम चाहते हैं जो ऐसी बातें करते हैं, देश के खिलाफ ऐसी बातें करते हैं, उनको बातें सुननी चाहिए। बोलिए जल्दी से। क्या कमल हसन और सिद्धू साहब राष्ट्र हित में कहा है? और आपके हिसाब से राष्ट्र हित का परिभाषा क्या है और क्या होना चाहिए? ठीक, देखिए, कमल हसन साहब ने जो कहा वो उनका व्यक्तिगत है, और मैं उससे बिल्कुल एग्री नहीं करता। और राष्ट्र हित तो ये है कि जब राष्ट्र पे संकट आए तो पूरा देश अपने जो डिफरेंसेस है उन्हें हटा करके एक साथ जुड़ के खड़ा हो। बात करिए कि राष्ट्र हित को परिभाषित करवा दीजिए कि सर किस। बहुत अच्छी बात है, राष्ट्र हित को परिभाषित करा दीजिए, बहुत अच्छी बात है। आप बोलना चाहते हैं? पीछे आती हूँ, आइए, मैं बाद में आती हूँ आपके पास। हाँ, मेरा सवाल अमन सिन्हा जी से। जब अभी उन्होंने बोला है कि सबसे ज्यादा उनके शासनकाल में आतंकियों को मारा गया, तो सबसे ज्यादा उनके शासन में फौजियों का भी मतलब शहीद हुए हैं सबसे ज्यादा। अमन सिन्हा साहब, ये सवाल आपके लिए है, इस पर ताली नहीं हो सकती, शहादत पर कभी ताली नहीं हो सकती। मैं आऊंगी आपके पास आगे, लेकिन अमन सिन्हा साहब एक सवाल उठाया, और ये सवाल जनता के बीच से आया। सर जवाब दीजिए सर। नहीं, ये सवाल का बेसिस है वही गलत है, क्योंकि ये तो बिल्कुल सही है कि अगर सबसे ज़्यादा टेररिस्ट, सबसे ज़्यादा आतंकवादी अगर कभी न्यूट्रलाइज किए गए तो वो इसी सरकार के कार्यकाल में किए गए। और मैं ये भी बता दूं अदिति जी, अभी आप प्रश्न पूछ रही थी कि पहले ऐसी अप्रोच चलती थी कि इनको पाला जाए या इनको न्यूट्रलाइज किया जाए, तो भारत सरकार की नीति और हमारे डिफेंस फोर्सेस की नीति वो बहुत स्पष्ट है। एक नहीं अनेक ऐसे उदाहरण हैं, चाहे सर्जिकल स्ट्राइक हो या कोई भी इस तरह का आप एक्शन देख लीजिएगा पश्चिमी सीमाओं पे, हमारे पूर्वी सीमाओं पे दोनों जगह हुई। और मैं आपको ये भी ध्यान दिला दूं, सर्जिकल स्ट्राइक तक हुई जब बर्मा में हुई, जब पीओके में हुई, एक भी कैजुअलिटी नहीं हुई। 4 साल बाद याद आया नहीं पालना चाहिए, 4.5 साल बाद याद आया कि पालना चाहिए या नहीं पालना चाहिए। सवाल आप बताइए अदिति जी। सर, आर्टिकल 370, आर्टिकल 35A इंडियन गवर्नमेंट ने क्यों खत्म नहीं कर दिए? मैं कोई इस साल का रिकॉर्ड नहीं दे रहा हूं, ये सरकार के और डिफेंस फोर्सेस के एक्शन में स्पष्ट दिख रहा है, और ये कहने की बात नहीं है, ये तो जो रिजल्ट्स ग्राउंड पे हैं उसको देखने की बात है। ये बातें चर्चा की नहीं होती है, ये एक्शन की होती है। एक बात बिल्कुल क्लियर मैं बता दूं, जैसे बच्चों ने, हमारे स्टूडेंट ने बताया, इसमें कोई शक नहीं कि नरेंद्र मोदी जी की पॉलिसी टेररिज्म के खिलाफ क्लियर है, इसमें कोई शक नहीं। मेरा कौन से लेना देना नहीं है, पर यह कहना हमारी पार्टी के टाइम पे, क्या हम जवानों के बक्से पकड़े थे? क्या हम जवानों के खाने पकड़ के गए थे? क्या जब पत्थर फेंके थे जवानों के, क्या जवानों को जफ्फा मार के उनका साथ दिया था? क्या कांग्रेस हो, बीजेपी हो, सीपीएम हो, सीपीआई हो, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, हम नहीं कह सकते हमारे टाइम पे अगर हमने इजराइल की तरह हमने
स्टूडेंट को लेके, पॉलिटिकल पार्टियों ने लेके बंदूक पकड़ी है जवानों के साथ, उनके घरों में गए जवानों के साथ। मैं हूं या कोई हो, हमें कहने का हक है। हमें जवानों के ऊपर, शहादतों के ऊपर, फौज के ऊपर राजनीति करने का किसी को हिंदुस्तान में हक नहीं है। मोदी जी ने किया है, मैं सहमत हूं, पर उसको पार्टी के साथ मत मैं आपको एक चीज, दो चीज बताना चाहता हूं, क्योंकि अमन सिन्हा साहब पॉलिटिशियन है और उन्होंने एक पॉलिटिकल बात कही। आप सब लोग ये सोचो, पिछले 2-3 साल से ऑपरेशन ऑल आउट में 90% एनकाउंटर्स, 90% मुठभेड़ साउथ कश्मीर में क्यों हो रही है? आप प्लीज सोचो, कुपवारा है, सेंट्रल कश्मीर है, साउथ कश्मीर है, लाइन ऑफ कंट्रोल के आसपास हजारों गांव हैं, वहां क्यों नहीं होते ये एनकाउंटर? वो इसलिए होते हैं कि बदकिस्मती से बीजेपी ने पीडीपी के साथ हाथ मिलाकर वहां सरकार बनाई। पीडीपी का गढ़ है साउथ कश्मीर और उनको सरकारी संरक्षण मिला, ऑफिशियल पैटर्नेज मिली, वहां मिलिटेंट्स को इंटेलिजेंस सेटअप कायम करने दिया। मिलिटेंट्स के मूवमेंट, ये आईडी क्या एक दिन में आया? पिछले 4 साल से आ रहा है। महबूबा मुफ्ती के स्टेटमेंट तो आप सुन रहे होंगे, ये उसी का वही है, ये वहीं पर सब कुछ हो रहा है। दूसरी बात, मैं एक और बात जल्दी से बताना चाहता हूं। हम युद्ध की बात कर रहे हैं, प्लीज इस बात को, आप स्टूडेंट्स हैं, इस बात को आप अध्ययन भी कीजिए, पढ़ भी लीजिए। देखिए, युद्ध की शक्ल और सूरत बदलती जाती है। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और सेकंड वर्ल्ड वॉर के बीच में अंतर था, कैसे युद्ध लड़ा गया। सेकंड वर्ल्ड वॉर और वियतनाम वॉर के बीच में कैसा युद्ध था, बदली हो गया। सीधे हम ऑलरेडी युद्ध लड़ रहे हैं, लेकिन ये युद्ध पाकिस्तान प्रॉक्सी वॉर लड़ रहा है हमारी धरती के ऊपर, और हमारे लोग मारे जाते हैं, कश्मीर के लोग मारे जाते हैं, सेना का नुकसान होता है। युद्ध तो ऑलरेडी ऑन है। ठीक है, लड़ाई तो हमारे देश में लड़ रहा है, हमें इसका जवाब ढूंढना है। अजल मल्होत्रा साहब, एक लड़ाई तो हिंदुस्तान इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में भी लड़ रहा है। हम रणनीतिक तौर पर लड़ रहे हैं, कूटनीतिक तौर पर लड़ रहे हैं, मिलिट्री पर लड़ रहे हैं, हम कोर्ट में भी लड़ रहे हैं पाकिस्तान के खिलाफ। बिल्कुल अदिति, जैसे हम पहले भी बात कर रहे थे कि जो हमने पाकिस्तान के खिलाफ जो मोर्चा खोला है, वो कोई एक मोर्चा नहीं है। चूंकि जहाँ मरने मराने की बात होती है तो उसमें बहुत ज़्यादा चर्चा होती है और इमोशंस भी उसी पे बाहर निकल के आते हैं। बाकी जो स्टेप्स होते हैं वो सामने नज़र में नहीं आते। हमने 5-6 फ्रंट खोल रखे हैं। हम कुलभूषण जी को लेके जो है हमने लड़ाई लड़ी पाकिस्तान के खिलाफ। हम फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, जो एक ऐसी इंटरनेशनल बॉडी है जो मनी लॉन्ड्रिंग और टेररिस्ट फाइनेंसिंग को लेके बात करती है, वहाँ हमने लॉबी करी और हम वहां तक पहुंचे कि पाकिस्तान जो है ग्रे लिस्ट में आ गया है। अब हमारी कोशिश है कि वो ब्लैक लिस्ट में चला है, वो ब्लैक लिस्ट में आए। कहने का मतलब ये है कि हमारी अल्टीमेट एम यह है कि किसी भी तरीके से पाकिस्तान को कमजोर किया जाए, उसकी कमर तोड़ी जाए। सर देखिए, यहाँ पे जितने लोग हैं सब अपनी बात कहना चाहते हैं। आप जो बातें कह रहे हैं वो लगातार सिर भी हिला रहे हैं, उनकी बात भी करूंगी मैं। और लड़ाई तो बोले क्या पाकिस्तान की कमर तोड़नी है या नहीं तोड़नी है? चलिए इसी हर तरफ से घेरना है या नहीं घेरना है? पाकिस्तान नाम का जो ये मर्ज है, इसका इलाज क्या है, और आप कैसे ये जो बौद्धिक आतंकवाद, कोट अनकोट में बोल रही हूँ, इसको कैसे टैकल करेंगे? क्योंकि दुश्मन से तो आप खुलकर लड़ सकते हैं, लेकिन जो घर के अंदर ही आपके दुश्मन हो, उनको कैसे हैंडल करेंगे आप? ये सबसे बड़ा चैलेंज होता है। कई खास मेहमान लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। कर्नल टिक्कू, आपने कुछ बड़ी बातें कही थी और मैं चाहती हूँ कि हम डिफेंस फोर्सेस से जुड़े हुए लोग हैं, उन्हीं को यहाँ पर लेकर आए, बार बार लेकर आऊं। एयर मार्शल अनिल चोपड़ा, मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ सर, हिंदुस्तान आज अगर पाकिस्तान को सेट करने का फैसला कर ले, भारत के पास क्या क्या ऑप्शंस है सर, अगर मैं यहां पर आपसे बात करूं? देखिए, 30 साल से पाकिस्तान हमारे को ब्लीड कर रहा है। उनके एजेंट्स यहां बैठे हुए हैं जिनको वो फंड कर रहा है, फिर हुर्रियत वगैरह और कुछ सेपरेटिस्ट ग्रुप हैं और उनको भी फंडिंग आ रही है, बाहर से आ रही है। आज तक हम उनके फंड्स नहीं रोक पाए। और देखिए हमने क्या किया, हम उनको सिक्योरिटी दे रहे हैं, हम उनको फंडिंग दे रहे थे। कुछ दिन तक काफी चर्चा की, सब आपसे ना मिलिट्री ऑप्शन के लिहाज से कह रही थी, कर रहे थे। मेरा ख्याल समय आ गया है, मैं कह रहा हूं कि समय आ गया है कि वी हैव टू कम हार्ड ऑन दीज पीपल। दूसरी बात है पाकिस्तान। देखिए,
पिछले 30 साल से हमको पता है कि जो टेररिस्ट कैंप 10 और 15 किलोमीटर की रेंज में जहां से लॉन्च पैड्स हैं पाकिस्तान में, बिल्कुल एलओसी के बाहर, एलओसी के पास, आज तक हमने कोई कोशिश नहीं की। क्या वहां 15 किलोमीटर तक तो हमारी आर्टिलरी शेलिंग जा सकती है, 15 किलोमीटर तक तो हम एक स्टैंड ऑफ वेपन से मार सकते हैं। मेरा कहने का मतलब है कि जब इतने इतने बड़े हादसे हो गए, इतने इतने हमारे लोग शहीद हो गए, सोल्जर शहीद हो गए, कोई ओकेजन नहीं है हमने सोचा कि ये सारे जो टेररिस्ट कैंप हैं एलओसी के बिल्कुल पास हैं, 10-15 किलोमीटर पे हैं, लॉन्च पैड्स हैं, इनको हम अटैक करें। बहुत तरीके से प्रेशर डाला जा सकता है, एलओसी पे प्रेशर डालना जरूरी है। अगर लोगों में ये फीलिंग है कि वो फुल फ्लेज वॉर शुरू हो जाएगी, वो जरूरी नहीं है। फुल फ्लेज वॉर होगी, लिमिटेड वॉरफेयर से इसे हैंडल किया जा सकता है। ठीक सर, हम अब से सॉफ्ट स्टेट नहीं रह सकते। ठीक सर, ठीक। जीजे सिंह साहब, आपसे मैं पूछूं डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर, इंडिया के पास क्या ऑप्शन? सर, आपको और चोपड़ा साहब को और साथ ही टिक्कू साहब को इसीलिए बुलाया क्योंकि आप जल, थल और वायुसेना तीनों को रिप्रेजेंट करते हैं। क्या क्या ऑप्शन आपके हिसाब से वायुसेना के लिहाज से क्या ऑप्शंस होंगे? देखिए, जैसे हमने पहले सर्जिकल स्ट्राइक किया था, वो सिर्फ लैंड को, हमने थल सेना को यूज किया। अब इस की एरियल डायमेंशन डालनी पड़ेगी। हमारे पास मिराज 2000 है, जैगुअर्स हैं, मिग 29 हैं और सुखाए 30, जिसको सुखाए मार्क 1, 30 मार्क 1 हैं, जिनके अंदर हमारे पास ऐसे हथियार हैं, ऐसे वेपन हैं जिनको कहा जाता है कि स्मार्ट ग्लाइड बॉम्ब्स। अगर आप जिस लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर अगर वो उड़ान भरते हैं तो ग्लाइड करके जो बॉम्ब हैं वो 20 किलोमीटर अंदर कश्मीर के अंदर टारगेट कर सकते हैं। फिर हमारे पास स्मर्च, उसका नाम है स्मर्च, मल्टीपल रॉकेट लॉन्चिंग पैड्स जो इनके ऊपर फिट किए जा सकते हैं। हमारे पास इतनी कैपेबिलिटी है कि हम प्रिसाइज एयर स्ट्राइक्स कर सकते हैं, सर्जिकल स्ट्राइक्स और पाकिस्तान, जिसकी जरूरत है। हमें एस्केलेशन लैडर के ऊपर जाना पड़ेगा अगर हम कारगर उनके साथ कोई हिसाब करना चाहते हैं, अगर हम हर खून कतरे का जो उन्होंने बहाया उसका हिसाब लेना चाहते हैं, तो इस लाइन को पकड़ना पड़ेगा। मगर इसके साथ जुड़ी हुई बात यह है कि खतरा है कि आउटब्रेक जिसे कहते हैं फुल स्केल वॉर शुरू ना हो जाए, वो रिस्क हमको लेना पड़ेगा। ये हालात ऐसे आ चुके हैं, हमारी आक्रोश में है, बदला चाहती है। देखिए मैं संक्षेप में बताना चाहता हूँ। आप पहले भी ये बात हुई थी क्या युद्ध के लिए युद्ध करना चाहिए। युद्ध का फैसला हमने नहीं करना है, पाकिस्तान ने करना है, क्योंकि जो भी आप रिटेलिएशन करेंगे उसके बाद वो क्या करेंगे उस पर मुनहसिर है, लेकिन आपको रिटेलिएशन करना पड़ेगा और इसके कई सारे तरीके। मेरा अपना सुझाव, पहले तो मैं ये सोच रहा था, 2 दिन पहले तक मैं ये सोच रहा था बेस्ट है कि आप हाफिज सैयद और जैश मोहम्मद चीफ को स्मार्ट बॉम्ब से, ड्रोन से आप उनको न्यूट्रलाइज करें, लेकिन अब वो समय चला गया क्योंकि मिलिटेंट्स के ऊपर उनके स्टेजिंग एरियाज में, रिक्रूटिंग एरियाज में, लॉन्च पैड में कितना भी नुकसान करेंगे पाकिस्तान को कोई फर्क नहीं पड़ता। वो फैक्ट्री से पैदा हो जाते हैं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको पाकिस्तान आर्मी के ऊपर नुकसान करना पड़ेगा, जिसके लिए आपको या तो एयरफोर्स या तो मिसाइल यूज करना पड़ेगा। मेरा प्रेफर्ड मीन्स होगा मिसाइल, नॉट एयरफोर्स, क्योंकि जब आप मिसाइल से अटैक करेंगे तो आप रिस्क नहीं ले रहे हैं, मिसाइल वहां जाकर गिरेगा, वही नुकसान होगा। जब आप एयरक्राफ्ट चलाते हैं, अगर हमारा एक भी पायलट नीचे गया तो आपको पता है वो क्या करेंगे। उसके बाद अगर पाकिस्तान ये सोचता है कि पिछले 30 साल से वो न्यूक्लियर बॉम्ब्स की आड़ में आकर वो हमारे देश में प्रॉक्सी वॉर चलाएंगे, वो उनकी भूल होगी। लेट इट बी अ न्यूक्लियर वॉर, ठीक, हमें एक्शन लेना पड़ेगा। ठीक है, एक्शन की बात आप कर रहे हैं बिट्टा साहब, जल्दी से आपकी बात, फिर मैं अमन सिन्हा जी को लेकर आती हूं। मुझे एक चीज बताओ, इतनी मिसाइलों की, रॉकेट लॉन्चर, इतनी कुछ बातें की गई, मेरी समझ से ये बात बाहर है। मैं मानता हूं कि पिछले 4.5 साल के अंदर ये हथियारों के लिए, डिफेंस के लिए बहुत काम किए गए, राफेल, सब चीजों के ऊपर। अरे 45 जवान तो आप बचा नहीं सके, उनको प्लेन में बरान बानी जब अटैक वहां पे हुआ, वहां 8000 जवान भेज दिए, 45 जवान तो आप बचा नहीं सके। बात मिसाइलों की, रॉकेट लॉन्चर की करते,
पहले अपने जवानों को तो बचा लेते। हमारे जवान, बार बार उस मुद्दे पे आऊंगा, नहीं छोड़ूंगा इस मुद्दे को। हमारे 45 जवान शहीद क्यों हुए? हमारी सुरक्षा व्यवस्था की कमी थी। इसको कोई मत सोचे कि ये मैं बीजेपी के ऊपर या नरेंद्र मोदी के ऊपर इल्जाम लगा रहा हूं। हमारे 45 जवान हमारी गलतियों से शहीद हुए। मिसाइलें, रॉकेट लॉन्चर, तोपें, रफेल, वाई किस बार पहले 45 जवान क्यों नहीं बचाए? अमन सिन्हा साहब, ऑप्शंस भी बता दिए हमारे एक्सपर्ट्स ने आपको, बिट्टा साहब ने सवाल भी उठा दिया। अदिति जी, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि सरकार के ऊपर अगर कोई आरोप लगाता है तो उसके बाद सरकार की तरफ से जवाब दिया जाता है। उसको राजनीतिकरण नहीं कहना चाहिए, उचित नहीं है, नहीं तो उनके आरोप भी राजनीतिक हैं। और मैंने तो ये बताया कि पिछले 5 वर्षों में सबसे ज्यादा आतंकवादी न्यूट्रलाइज हुए हैं, ये तो तथ्य है। इसमें कौन सी पॉलिटिकल बात हो गई? अभी यहाँ बैठ के लोग सरकार पे आरोप लगा रहे हैं। मुझे लगता है उचित ये होता, अभी हम लोग ये देखते हैं कि क्या कार्रवाई करनी है पाकिस्तान पे। आपस में सवाल नहीं उठा रहे, उसको वो सपोर्ट कर रहे हैं, वो कह रहे हैं जो हमने अपने सैनिक खोए हैं उसको लेकर सवाल पूछ रहे हैं। इससे दुर्भाग्यपूर्ण कुछ नहीं हो सकता, और उसके लिए एक नहीं अनेक हाई लेवल इन्वेस्टिगेशन और इंक्वायरी चल रही है। उसके आउटकम के लिए वेट करिए। पहले ही कूद के एक दूसरे पे आरोप लगाना उसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। और मैं ये कह रहा हूं, जब स्वयं प्रधानमंत्री जी ने कहा कि शहादत जो हुई है सैनिकों की, एक एक सैनिक की शहादत का बदला लिया जाएगा। और ऑलरेडी आप देख रही हैं क्या हो रहा है अदिति जी, जो इनकाउंटर हुए उसमें जो 3 आतंकवादी जो इन्वॉल्व थे उनका खात्मा कर दिया गया है। और मैं ये कहना चाहूंगा, नहीं अब मेरी बात कंप्लीट होने दीजिए। कई लोगों ने आरोप प्रत्यारोप लगाए, मुझे समझ नहीं आया यहाँ पे लोग पाकिस्तान को टारगेट करने की बजाय क्यों कुछ लोग बैठ के कोई कुछ कह रहा है, कोई कह रहा है पीडीपी ने प्रोटेक्ट किया। अरे भाई, भारतीय जनता पार्टी से ज्यादा कमिटमेंट इन इश्यूज पे आप अगर एक्शन पे देखें, कौन किसने भारत को न्यूक्लियर स्टेट बनाया? भारत को आणविक शक्ति न्यूक्लियर पावर हमारी सरकार ने फैसला लिया। किसने हम पार्टियों को बड़ा मान लिया, राष्ट्र को नीचे कर दिया भाई। तो मुझे लगता है किसी को इल्जाम नहीं लगाते जनाब, हम किसी को बुरा नहीं कहते। बोलिएगा, मुझे अपनी बात कंप्लीट कर लेने दीजिए। काम किया, आप स्टूडियो में बैठे, इसका मतलब ये नहीं कि आप तभी राष्ट्र बचेगा। नहीं सुनेंगे राष्ट्र नहीं। और मुझे आपकी बात से कोई नहीं, आप इस तरह से अगर बात करेंगे तो मुझे कोई असर नहीं पड़ रहा है आपकी बात पे। तथ्य ये है कि अगर सबसे ज्यादा आतंकवादियों का अगर उनको निस्तनाबूद किया गया तो प्लीज, और पूरा देश एक साथ खड़ा है, जो भी कड़े से कड़ी कार्रवाई होगी वो ली। ठीक सर, देश एक साथ खड़ा है, इसमें किसी को डाउट नहीं। और मैं ये भी बता दूं, मेरा सवाल आपसे कमल हासन जैसे लोगों को लेकर है, मेरा सवाल आपसे वैचारिक आतंकवाद को लेकर है, मेरा सवाल पत्थरबाजों के समर्थन को लेकर है जो गिनती के मुट्ठी भर लोग हैं, लेकिन देश में उन्हीं के लिए आवाजें उठ जाती हैं। पाकिस्तान अदिति, अगर वहाँ पत्थरबाज हुए हैं तो सरकार की कमजोरी है, ये सरकार की कमजोरी है। नीति स्पष्ट नहीं है पिछले 5 साल में। कभी आप पीडीपी से हाथ मिलाते हो, कभी आप रमजान में सीज फायर करते हो, और कभी आप यू गो हार्ड अगेंस्ट अ टेररिस्ट। अगर आप अपने इंटरनेशनल बॉर्डर्स को सिक्योर नहीं कर पाए, आप जहाँ होम ग्रोन टेररिज्म कश्मीर में बढ़ा है, उसके लिए कौन जिम्मेदार है? जो पार्टी सत्ता में है पिछले 5 साल में, उसकी नीति स्पष्ट नहीं हो पा रही। कभी तो आप पीडीपी के साथ सरकार बना लेते हो, पीडीपी के साथ कांग्रेस की सरकार थी नहीं आप अदिति, अगर उनकी गलतियां थी तभी वो 44 पे आए थे। क्या आपका भी 44 पे आना है क्या? आप मुझे ये बताइए, उनकी गलतियां थी, अगर उनकी गलती थी तभी तो उनको जवाब नहीं दिया। कुलभूषण यादव को लेकर क्या बात ऑपोजिशन में बैठना है? प्लीज सर, ऐसे नहीं। मेरा सवाल ये है कि सरकार सेना को ये आदेश क्यों नहीं देती कि पत्थरबाजों को सीधी गोली मारी जाए? बोलिए जल्दी से। मेरा क्वेश्चन ये है सर, अभी पुलवामा अटैक हो गया तो उस टाइम सारे लोग सोचने लगे कि क्या करना चाहिए। पहले से सब कोई नहीं सोचते हैं कि कुछ करना भी चाहिए। इंडिया रिस्पॉन्ड ही क्यों करता है, रिस्पॉन्स ही क्यों देता है? अभी देश पूरा आक्रोश में। मैं चाहता हूँ कि जितने सेपरेटिस्ट है, जो गिलानी है, वो सबको मार दिया जाए, तभी ये लोगों में कितना गुस्सा है, लोगों में कितना गुस्सा है। लेकिन आप क्या कहेंगे उन लोगों के बारे में, कमल हासन जैसे लोग जो लोकतंत्र का मजाक उड़ाते हैं, जो जन संग्रह कराने की बात करते हैं? मैं इनके सवाल का जवाब आपने एक मिनट प्लीज, मैं आपने जो सवाल उठाए जो पत्थरबाज हैं, देखो किसी भी देश में, जितने भी दुनिया के देश हैं जो इंसर्जेंसी में ग्रस्त हैं, जो इंसर्जेंसी लड़ाई लड़ रहे हैं, वो सीरिया में, अफगानिस्तान में, माली में, कहीं पर भी हों,
जब भी एनकाउंटर होता है, उस एनकाउंटर साइट में जो एनकाउंटर लड़ने वाली फौज है, जो उसके ऊपर बाधा डालता है, वो एक लेजिटिमेट टारगेट है। ये हिंदुस्तान की बदकिस्मती है कि हम पत्थरबाजों को फूलों से उनका स्वागत करते हैं, उनको लेजिटिमेट टारगेट नहीं मनाते हैं। जो भी इंडियन आर्मी सिक्योरिटी फोर्स को पत्थर फेंकेगा, जब एनकाउंटर हो रहा है, वो लेजिटिमेट टारगेट है, उनको बोलने लगना चाहिए। हम हमेशा ये बोल रहे हैं, आपने फौज के हाथ बंद करके रखे हैं। सर 30 सेकंड्स बचे। अचल मल्होत्रा साहब, सीधा सा सवाल मेरा, वॉर ऑन टेरर ये अमेरिका की तरफ से आया था, लेकिन हिंदुस्तान इस समय लड़ रहा है, इंडिया लड़ रहा है टेरर फ्री वर्ल्ड के लिए। क्योंकि इंडिया सबसे पहला विक्टिम है टेररिज्म का, तो इंडिया ने तो लीड ली है। ये वॉर ऑन टेररिज्म तो एक जुमला है जो अमेरिका से उठा है, क्योंकि सीधा जब उनके टावर्स पे, वर्ल्ड ट्रेड टावर पे हिट हुआ। सीधा सवाल पूछ रही हूँ, आतंक की जन्नत को कैसे खत्म किया जाए? आपसे मैं 3 लाइनों में पूछूंगा, बस जल्दी से। 3 लाइन में बता देता हूँ, जल्दी से। जो अक्रॉस द बॉर्डर आ रहा है उसको लिमिटेड वॉर से खत्म किया जाए। घर के अंदर जो स्लीपर सेल्स है उन्हें खत्म किया जाए। और एक तीसरा सुन लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, जो रेडिकलाइजेशन हो रही है कश्मीरी यूथ की, उसे हर हालत में रोकना चाहिए, चाहे वो आप परसुएशन से करें, कन्विक्शन से करें, जैसे भी करें। ठीक है, आपसे भी मेहमानों का फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे पास समय इतना ही था, लेकिन जाने से पहले मुझे बस एक ही बात कहनी है, सेना ना कांग्रेस की है ना बीजेपी की है, सेना सिर्फ और सिर्फ हिंदुस्तान की है, और उस सेना